हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज जो हम एल्गी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वकेरिया। क्योंकि हमें जो क्लासिफिकेशन फॉलो करना है वो फॉलो करना है फिश का। तो फिश के क्लासिफिकेशन के अनुसार जो वकेरिया एल्गी है वो क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, एल्गी क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसका ऑर्डर साइफोनेलीज, फैमिली वोकेरिएसी, और जो हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोकेरिया की, नाम है वोकेरिया। येलो ग्रीन एल्गी होते हैं क्योंकि स्मिथ ने इनको जैंथोफाइसी क्लास में रखा, लेकिन बाद में अनेक जो इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार ये क्लास क्लोरोफाइसी को ही बिलोंग करती है। अब पढ़ते हैं इसका ओकरेंस, इसकी प्राप्ति स्थान। वोकेरिया की लगभग 54 स्पीसीज हैं, जिनमें से अधिकांश स्पीसीज फ्रेश वाटर में या स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। स्थलीय टेरेस्ट्रियल आवासों हैबिटेट में पाई जाती हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज नम मिट्टी पर ग्रीन कारपेट के रूप में दिखाई देती है। अब देखते हैं इसका थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में हम देखें तो थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, वोकेरिया का थैलस ब्रांच तथा साइफोनेसिस होता है। साइफोनेसिस का मतलब नलीय होता है। इसके फिलामेंट सिनोसिटिक होते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल की फॉर्म में होता है, फैट के फॉर्म में होता है। थैलस के अंदर सेल की परिधि पर साइटोप्लाज्म की एक थिक लेयर होती है तथा सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल होती है। साइटोप्लाज्म में परिधि की तरफ अनेक डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं तथा अंदर की ओर न्यूक्लियाई, सेंटर में न्यूक्लियाई होती है। अगर हम इसके थैलस की संरचना को देखें तो थैलस की संरचना इस प्रकार से होगी कि जो थैलस होंगे, पहले तो थैलस का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो इस प्रकार से सिनोसिटिक साइफोनेसिस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ब्रांच दिखाई देती हैं, नीचे ये राइजोइड्स होते हैं, ऐसे सिनोसिटिक थैलस होगा इसका। और इसकी हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो फिलामेंट है उसकी यदि हम एलएस को देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जो होंगे पर यानी कि जो परिधि की तरफ होंगे वो डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स होंगे, और जो सेंटर की तरफ होंगे, जो उनको सेंटर में एक वैक्यूल है और सेंट्रल वैक्यूल के पास जो सेंटर की तरफ है वो न्यूक्लियाई हैं। तो इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस का और क्रोमेटोफोर्स का। तो एलएस जो फिलामेंट, किसी फिलामेंट की जो एलएस है वो इस प्रकार से दिखाई देगी और जो टीएस है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। क्रोमेटोफोर्स दिखाई देंगे बाहर की तरफ, परिधि की तरफ, उसके बाद न्यूक्लियाई दिखाई देंगे और बीच में होगी सेंट्रल वैक्यूल और साइटोप्लाज्म होगा। तो ये थैलस स्ट्रक्चर हो गया, ये जो किसी फिलामेंट की एलएस का डायग्राम है और ये टीएस का डायग्राम। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्ट। थैलस का ओकरेंस हुआ, थैलस स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। वोकेरिया में रिप्रोडक्शन निम्न मेथड द्वारा होता है। पहला मेथड हम देखें तो वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, जो इसमें टाइप पाई जाती है वो पाई जाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। खंडन से मतलब हुआ कि किन्हीं कारणों से जो वोकेरिया का थैलस है वो किन्हीं कारणों से, वो कारण मैकेनिकल हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है, किन्हीं कारणों से वो थैलस जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक सेगमेंट में ये कैपेबिलिटी होती है, जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आएँ वैसे वैसे वो डिवाइड करके नए थैलस का निर्माण करता है। प्रत्येक थैलस जो टुकड़ा है फ्रेगमेंट में उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। अब देखिए इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला है बाइजूस्पोर और सिंजूस्पोर। बाइजूस्पोर और
चल बीजाणु द्वारा या चल बीजाणु द्वारा। और यहाँ जो जू स्पोर होते हैं एक्चुअल में वो जो जू स्पोर होते हैं वो कंपाउंड जू स्पोर होते हैं। तो कंपाउंड जू स्पोर को सिन जू स्पोर इसलिए बोल देते हैं कि वो सब जुड़े हुए होते हैं, सिन जू स्पोर। तो जो यहाँ जो स्पोर है एक्चुअल में कंपाउंड जू स्पोर है, उसको हम सिन जू स्पोर भी कह सकते हैं। जू स्पोर का निर्माण जू स्पोरेंजियम में होता है तथा जू स्पोरेंजियम का निर्माण इरेक्ट ब्रांचेस की जू स्पोर का निर्माण जू स्पोरेंजियम में होता है तथा जू स्पोरेंजियम का निर्माण इरेक्ट ब्रांचेस के एपेक्स में, जो एपेक्स है उसके फूलने के कारण होता है। इसके बाद स्पोरेंजियम के बेस पर एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ क्रोमेटोफोर तथा न्यूक्लियाई की पोजीशन में भी इन्वर्जन होता है। ये प्रोसेस तो होता ही होता है, इसके साथ साथ एक प्रोसेस और होता है, जो न्यूक्लियाई हैं जो अब तक सेंटर की ओर थे और जो क्रोमेटोफोर थे वो पेरिफेरी की ओर थे, उनकी जो पोजीशन होता है उसमें भी चेंज आता है, इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है, जिससे न्यूक्लियाई अब परिधि की तरफ पहुंच जाते हैं और क्रोमेटोफोर सेंटर की ओर आ जाते हैं तथा न्यूक्लियस के सामने दो फ्लैजिला का निर्माण होता है। इस पोजीशन में स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग होकर मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजिलेट अंडाकार जू स्पोर बना लेता है। मल्टी फ्लैजिलेट मल्टी न्यूक्लिएट अंडाकार जू स्पोर बना लेता है, जिसका लिबरेशन स्पोरेंजियम के एपेक्स पर होने वाले पोर द्वारा होता है। जू स्पोर का निर्माण हुआ और ये जू स्पोर स्पोरेंजियम के एपेक्स पर जो पोर है उसके थ्रू निकल जाता है। वॉकेरिया के जू स्पोर अपने मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजिलेट नेचर के कारण ही अन्य ग्रीन एल्गी के जू स्पोर से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अन्य ग्रीन एल्गी में जो स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लाज्म है वो यूनिन्यूक्लिएट खंडों में विभाजित होकर अनेक जू स्पोर बनाता है, परंतु वॉकेरिया का जो जू स्पोर होता है वो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसका निर्माण संभवतः प्रोटोप्लाज्म के यूनिन्यूक्लिएट खंडों में ना टूटने के कारण होता है। यदि वो यूनिन्यूक्लिएट खंडों में टूट चुका होता तो उससे सेपरेट इंडिविजुअल जू स्पोर बन चुके होते हैं, लेकिन यूनिन्यूक्लिएट खंडों में ना टूटने के कारण उससे एक कंपाउंड जू स्पोर बन जाता है। इसी आधार पर मल्टी न्यूक्लिएट तथा मल्टी फ्लैजिलेट जू स्पोर को सिंजोस्पोर कहा गया है। स्पोरेंजियम में से फ्री होने के बाद जर्मिनेशन से पहले यह जू स्पोर डीफ्लैजिलेट होकर, यानी कि अपने फ्लैजिला गिरा देता है, नष्ट हो जाते हैं इसके फ्लैजिला, डीफ्लैजिलेट होकर नॉन मोटाइल हो जाता है और जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करता है। इसको यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो ऐसे जू स्पोरेंजियम बनी, जू स्पोरेंजियम में ये नीचे की ओर सेप्टम बन जाता है। कोई भी इरेक्ट ब्रांच का जो एपेक्स है वो फूल कर बड़ा हो गया, मतलब फूल जाता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जू स्पोरेंजियम की तरह बिहेव कर रहा है। और जू स्पोरेंजियम बिहेव करने का मतलब क्या है कि ऑफिस के बाद इसकी जो पोजीशन है न्यूक्लियाई और उसकी क्रोमेटोफोर्स की, उसमें एक अंतर आया, मतलब प्रतिलोमन हुआ। प्रतिलोमन होने के बाद ये जो न्यूक्लियाई हैं वो बाहर की तरफ आ गए और क्रोमेटोफोर अंदर की ओर आ गए और प्रत्येक न्यूक्लियाई के आगे दो दो फ्लैजिला बन गए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो इससे लिबरेशन होता है, इससे बाहर निकलता है, बाहर निकलकर इस प्रकार से दिखाई देगा। ये सारे न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लिया के फ्लैजिला हैं, ये क्रोमेटोफोर्स हैं, ये सेंट्रल वैक्यूल हैं, इस प्रकार दिखाई देता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंपाउंड जू स्पोर या सिंजोस्पोर कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर सिंजोस्पोर है, कंपाउंड जू स्पोर का आता है। इसके फिर जर्मिनेशन से पहले इसके फ्लैजिला गिर जाते हैं। फ्लैजिला गिरने के बाद से ये क्या डीफ्लैजिलेट जू स्पोर कहलाता है। इसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन जर्म ट्यूब निकलती है। जर्म ट्यूब ब्रांचिंग द्वारा, ग्रोथ द्वारा नए थैलस का निर्माण करती है, इसे न्यू थैलस का
निर्माण होता है। इस प्रकार जूस्पोरेंजियम के अंदर सिंजूस्पोर का बनना, का लिबरेशन होना, प्रतिलोमन होना, इसकी न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स की पोजीशन में प्रतिलोमन होना, और इसके बाद जर्मिनेशन से पहले ये डिफ्लैजिलेट होना, इसका डिफ्लैजिलेट होने के बाद जर्मिनेट करना, और जर्मिनेट जर्म ट्यूब की ग्रोथ ब्रांचिंग द्वारा नए थैलस का निर्माण होना। इस प्रकार से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंजोस्पोर द्वारा होता है। सिंजोस्पोर कंपाउंड जूस्पोर है, तो जूस्पोर जहाँ पर फ्लैजिला पाए जा हों, चल बीजाणु। इसकी जो नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो है एप्लेनोस्पोर द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में वॉकेरिया की जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, मोस्टली एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है वो एप्लेनोस्पोर बनाती है, अचल बीजाणु बनाती है। एप्लेनोस्पोर का निर्माण एप्लेनोस्पोरेंजियम में होता है तथा स्पोरेंजियम का संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म एक मल्टी न्यूक्लिएट एप्लेनोस्पोर बना लेता है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्लाज्म है एक मल्टी न्यूक्लिएट एप्लेनोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। एप्लेनोस्पोर जो एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और एक क्लब शेप होता है, मूत्र के आकार की वो संरचना होती है। इसका लिबरेशन मतलब विमोचन स्पोरेंजियम के एपेक्स पर उत्पन्न पोर द्वारा होता है। कभी कभी एप्लेनोस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर माइक्रो एप्लेनोस्पोर बना लेता है। प्रत्येक एप्लेनोस्पोर या जो माइक्रो एप्लेनोस्पोर जो भी स्पोर बनता है वो जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण कर लेता है। इसको यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये जिस प्रकार स्पोरेंजियम बना वैसे ही एप्लेनोस्पोरेंजियम बनता है। ये एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर एप्लेनोस्पोर बनता है और इस एप्लेनोस्पोरेंजियम से एप्लेनोस्पोर लिबरेट होकर बाहर निकलकर जर्मिनेट करता है। क्लब स्ट्रक्चर है, जर्मिनेटिंग है। जर्मिनेटिंग जो एप्लेनोस्पोर होता है वो जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने दो प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉकेरिया में पढ़े, बाई एप्लेनोस्पोर जो एक्वेटिक स्पीसीज में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और बाई सिंजोस्पोर। आगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप का इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।